जून को स्वयं उनके अनुरोध के क्रम में एक एसआईटी गठित कर दी, जिसमें सचिव स्तर के एक सीनियर अधिकारी को एसआईटी का अध्यक्ष, आईजी रैंक के एक अधिकारी को उसका सदस्य और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ एक स्पेशल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को उसका सदस्य बना करके इस एसआईटी को काम दिया गया कि वह अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं, जिससे हम ट्रस्ट को इसके लिए आगे कार्रवाई के लिए कह सकें। 15 जून से कार्य प्रारंभ किया। इस पूरे प्रकरण में एसआईटी ने कार्रवाई प्रारंभ की और 23 जून को उन्होंने अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। 23 जून की अपनी रिपोर्ट के बाद जो रिपोर्ट एसआईटी ने उपलब्ध करवाई, उस रिपोर्ट के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रस्ट को उसकी सिफारिशों को उपलब्ध करवाया और ट्रस्ट ने 25 जून को इस पर एफआईआर लॉन्च करवाया। अयोध्या में एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर कुल 8 लोग पकड़े गए, जिनमें 6 लोग चढ़ावे से जुड़ी हुई धनराशि में चोरी करते हुए या धनराशि को इधर उधर करते हुए देखे गए। उस आधार पर कार्रवाई हुई। 2 लोग इस पूरे प्रकरण में जिनकी जिम्मेदारी थी, उन लोगों को और उसके साथ जोड़ करके यह 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अभी एसआईटी की जांच चल ही रही थी कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जो योजित एक पीआईएल थी, उसके तहत उच्चतम न्यायालय ने आगे की कार्रवाई के लिए एसआईटी के पुनर्गठन के साथ ही इस पूरे प्रकरण को अपने देख में आगे बढ़ाया। इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं। 1100 से अधिक कर्मचारी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उस पूरे प्रांगण में इतने कार्मिक कार्य करते हैं और 1100 से अधिक लोगों के बीच में कुल 8 लोग इस मामले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिनकी भूमिका उस मामले में उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण थे, उस आधार पर पाई गई। इसके लिए साधु संतों पर आक्षेप करना, इसके लिए अयोध्या धाम को अपमानित करना, बदनाम करना, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम करना, उन 1100 कर्मचारियों को जो राम जन्मभूमि मंदिर की व्यवस्था में लाखों श्रद्धालुओं को सुविधाजनक तरीके से दर्शन कराने में अपना योगदान दे रहे हैं, दिन रात सर्दी गर्मी बरसात किसी भी स्थिति में दर्शन कराने में अपना योगदान दे करके उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को अच्छा बनाने में योगदान दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। उन लोगों को कटघरे खड़ा करना, ये बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और ये आक्षेप कौन लगा है? ये आक्षेप वह समाजवादी पार्टी और वह कांग्रेस लगा रही है, जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि और भगत श्री राम का अपमान किया है। क्या यह सच नहीं कि 1990 में अयोध्या की गलियों को और सरयू की पावन धारा को रक्त रंजित करने का पाप समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था? क्या पूरा देश और पूरी दुनिया और सभी राम भक्त ये नहीं थे कि इनका ये अक्षम्य पाप जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चला करके किया था, कैसे वो कोई 5-6 में
राम सेतु प्रकरण के मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय में अपना एफिडेविट दाखिल किया था और प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करके उन्हें मृतक घोषित किया था, वह कांग्रेस और यूपीए से जुड़े हुए दल किस मुंह से अयोध्या में आस्था की चर्चा करते हैं। अयोध्या के जिस चढ़ावा चोरी से जुड़े हुए प्रण की बात आई थी, सरकार ने गंभीरता से लिया था, क्योंकि आस्था का विषय अयोध्या है। कोटि कोटि सनातनियों की आस्था का मुद्दा था और सरकार ने उस समय भी स्पष्ट कर दिया था कि यद्यपि सरकार सीधे किसी ट्रस्ट में हाथ नहीं डालती, क्योंकि वह ट्रस्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित नहीं किया, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से वह ट्रस्ट गठित है। इसलिए इस मामले में अब तो ट्रस्ट अपील करेगा या फिर माननीय उच्चतम न्यायालय कोई निर्देश देगा तो हम उस कार्रवाई को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन उस सब के बावजूद इनके द्वारा राम भक्तों को अपमानित करना, भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करना, संसद के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों और नेताओं का जो आचरण रहा है, संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है। भारत के सनातन मूल्यों, आदर्शों और दुनिया के अंदर जो उसके प्रति एक अच्छी भावना बनी थी, उस भावना पर एक प्रकार का प्रहार इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है, जिनका आचरण सदैव से सनातन विरोधी रहा है। और मुझे आश्चर्य होता है कि इन दलों के द्वारा जब भाजपा से लड़ने में विफल हैं, मैंने पहले भी कहा, इस पूरे प्रकरण में जो लोग पकड़े गए हैं, इनका भारतीय जनता पार्टी या साधु संतों से कोई लेना देना नहीं। उस सबके बावजूद पूज्य संतों पर, उस सबके बावजूद सनातन धर्म पर, भारतीय जनता पार्टी पर या किसी अन्य ऐसे सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन पर अनावश्यक कटघरे में खड़ा करके लांछन लगाना, ये पूरे सनातन के साथ साथ सत्य को दबाने, सत्य को झुठलाने का एक कुत्सित प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। और इसीलिए ये लोग बहस से भागना चाहते हैं, चर्चा से भागना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर जब 2024 में, जनवरी 2024 में, 22 जनवरी 2024, जब आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पे प्रभु श्री राम की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा था, उस कार्यक्रम में आमंत्रण के बावजूद ये लोग नहीं गए। ये लोग उन मुद्दों पर मौन बने रहे। लेकिन आज ये आस्था की बात करते हैं। जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लहूलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। और इन लोगों का आचरण आश्चर्यचकित यानी आश्चर्यजनक है कि ये लोग आज आस्था की चर्चा वे लोग कर रहे हैं जो लगातार इन मुद्दों को लेकर के हिंदुओं को और भारत की सनातन परंपरा को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। आज सदन में इनका यह आचरण आप सबने भी देखा है, किस तरीके से अध्यक्ष पीठ की अवमानना समाजवादी पार्टी के सदस्यों के द्वारा किया गया। वे चर्चा से भागना चाहते हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, ऐसे मुद्दे पे उठा करके माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं जिन मुद्दों का सदन से लेना देना नहीं था। लेकिन फिर भी
दूध का दूध और पानी का पानी हो, इसको लेकर के जब अध्यक्ष पीठ ने अपनी व्यवस्था दी तो उसको मानने को तैयार भी नहीं। वह सदन चर्चा का विषय होता है, एक संवाद होता है, समीक्षा होती है, एक परिणाम पे हम लोग पहुंचते हैं। ये लोग उन मुद्दों पे चर्चा नहीं कराना चाहते हैं, केवल माहौल खराब करके जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को डाइल्यूट करना चाहते हैं। और इसीलिए इन्होंने पूरे सदन की कार्रवाई को भी बाधित करने का प्रयास किया। अध्यक्ष पीठ की भी अवमानना करके पूरे माहौल को तनावपूर्ण बनाने का कुत्सित प्रयास इनके द्वारा आज विधानसभा के अंदर किया गया है। मित्रों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यह आचरण उत्तर प्रदेश के साथ साथ सनातन धर्मावलंबियों का अपमान भी है, 25 करोड़ जनता के हितों पर कुठाराघात भी है। पिछले 9 वर्ष में एनडीए की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के जिस परसेप्शन को बदलने में सफलता प्राप्त की है, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं, उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं, उत्तर प्रदेश का नौजवान अब पलायन नहीं कर रहा है, उत्तर प्रदेश का किसान अब आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश के गरीबों को शासन की सुविधा का लाभ मिल पा रहा है और उत्तर प्रदेश परसेप्शन देश के अंदर सबसे तेज गति के साथ आगे बढ़ने वाली और प्रदेश देश की टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। उस उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को खराब करने की कुत्सित चेष्टा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा मिलकर किया जा रहा है। ये लोग लगातार जिन्होंने यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिनकी किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, जिनके कारण यहां पर प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम चौपट हो चुके थे, जिनकी गलत नीतियों और भ्रष्ट आचरण के कारण और गुंडागर्दी के कारण उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता था, और जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हक पर डकैती डाली थी, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उनकी नौकरी से वंचित किया था, वह समाजवादी पार्टी आज प्रदेश के परसेप्शन को एक बार फिर से खराब करने की कुत्सित चेष्टा कर रही है और देश के अंदर उत्तर प्रदेश की छवि को फिर से बदरंग करने का प्रयास कर रही है। हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इस आचरण की निंदा करते हैं। अध्यक्ष पीठ की अवमानना समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया, मार्शलों के साथ मारपीट करने का और उन्हें धक्का मुक्की करने का प्रयास किया गया, यह अत्यंत शर्मनाक है। सदन के अंदर हर सदस्य के लिए आवश्यक होता है कि वह अध्यक्ष पीठ का सम्मान करे और अध्यक्ष पीठ के निर्देशों का पालन करे, और कोई भी मुद्दा है वह अध्यक्ष पीठ की अनुमति से वह सदन के फ्लोर में रख सकता है, अपनी बात को वहां रख सकता है। लेकिन इन्होंने पूरे माहौल को खराब करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यह आचरण अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, संवैधानिक मूल्यों को तार तार करने वाला है और विकास के मुद्दे पर, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर, आम जन से जुड़े हुए मुद्दे पर स्वस्थ चर्चा को आगे बढ़ाने की बजाय इस मुद्दे को डाइल्यूट करके उत्तर प्रदेश की पहचान को फिर से धूमिल करने, उत्तर प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को आगे बढ़ने के जो अवसर प्राप्त हुए हैं उन्हें खराब करने और उत्तर प्रदेश को फिर से बदनाम करने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी के इस आचरण की हम निंदा करते हैं।
और रुक करेंगे खबरों का। रतलाम जिले के जावरा स्थित हुसैन टेकरी शरीफ पर 144वां चहल्लुम धार्मिक आस्था और भाईचारे के माहौल में संपन्न हुआ। देश भर से पहुंचे 1 लाख से अधिक जायरीनों ने इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होकर दरगाह पर अकीकत पेश की है। आयोजन का सबसे प्रमुख आकर्षण दहकते अंगारों पर नंगे पैर चलने की सदियों पुरानी परंपरा रही, जिसने सभी का ध्यान खींचा। रात 10 बजे शुरू हुआ जुलूस कार्यक्रम पूरी रात चलता रहा और सुबह तक हजारों श्रद्धालुओं ने अपनी मन्नतें पूरी करते हुए इसमें भाग लिया। भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष पैदल मार्ग और 4 अलग अलग स्कूल की व्यवस्था की गई थी। ये सही कह रहे हैं आप, आवश्यकता भी है और निश्चित रूप से अनवर भाई ने यहाँ पर काफी सुधारात्मक कार्य भी किए हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत यहाँ पर आवश्यक रहे हैं। इस कार्य योजना के बारे में जो अभी मैंने चर्चा की है, उस कार्य योजना में स्वास्थ्य संबंधी ये कार्य सम्मिलित है। अभी पुनः उस पर विचार करेंगे और उसे विस्तारित करते हुए आगामी कुछ ही समय में या कुछ ही दिनों में हम नवीन कार्य योजना से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे, क्योंकि विगत वर्षों की कार्य योजना 19 करोड़ रुपए की हम यहाँ पर वन विभाग के अधिकारी IAS के मार्गदर्शन में, राहुल गोठे जी के मार्गदर्शन में शासन को अग्रेसित कर चुके हैं। ये खास मुकद्दस जगह, हम खुशकिस्मत हैं कि जावरा हुसैन टेकरी पर लाखों लाख जायरीन देश भर से ही नहीं दुनिया भर से आते। हम सब लोगों की ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि जो जायरीन आते हैं उनके लिए हम बेहतर इंतजाम करें, अच्छा इंतजाम करें। इस वर्ष आप देख सकते हैं चुल का आयोजन हो रहा है। अभी चल भी रहे हैं लोग चुल पर। सुबह से और कल से ही लोगों का आवागमन चल रहा है, तो अनुमान का अभी 50,000 प्लस की संख्या में तो लोगों के आने की संभावना है जो चुल पर चलेंगे। बाकी मेला और पड़ाव स्थल में भी काफी संख्या में लोग हैं। हमने पूर्व में ही 10 जुलाई को एक मीटिंग करके और पूरा जो हुसैन टेकरी का स्थल है, चुल का क्षेत्र हो या पड़ाव स्थल, मेला स्थल हो या प्रशासन एवं पुलिस ने जो है कई दिनों से मुस्तैदी से इस व्यवस्था के लिए जो है पूरी कमर कस के जो है सारी व्यवस्था की थी। 1000 से ज्यादा जो है फोर्स लगाए गए थे। जैसे मैंने पहले बताया था कि आसमान से जो है जमीन तक सभी जगह पे हमारी व्यवस्था है। बेसिकली ड्रोन से जो है लगभग 7 से 8 ड्रोन हमारे जो सेक्टर वाइज जो है चीजों को स्कैन कर रहे हैं। साथ ही साथ वॉच टावर्स लगातार निगरानी कर रहे हैं, अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। प्रशासन के द्वारा जो है क्लीनिंग से लेकर के जो है पीने की पानी और सभी जगह पे जो व्यवस्था CMO मैडम के द्वारा और सभी जगह व्यवस्था की गई थी। अमरोहा शहर में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, बीच सड़क पर हुई हाथापाई का वीडियो वायरल हो रहा है। महिलाओं ने लगाए गंभीर आरोप। कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस से गुहार लगाई गई। वायरल वीडियो में इलाके में मचा हड़कंप। दोनों पक्षों के बीच पहले हुई तीखी कहासुनी। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। वीडियो वायरल होने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म। प्रयागराज में नगर निगम ने भवन स्वामियों को दी राहत। गृह कर पर मिलने वाली 10% छूट की तिथि बढ़ी। 31 अगस्त तक दी जाएगी विशेष छूट। गृह कर पर मिलने वाली छूट 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है।
देवा कोतवाली क्षेत्र के देवा कस्बा में एक मानसिक रूप से बीमार महिला की झाड़ फूंक के दौरान मौत हो गई। ससुराल वाले महिला काव्या का इलाज करने के लिए बजाय मौलाना से झाड़ फूंक करवा रहे थे। 10 दिनों तक मौलाना ने महिला के हाथ पैर बांधकर झाड़ फूंक की, जिसके बाद सोमवार देर रात महिला की हालत बिगड़ने लगी। तब परिजनों से CHC लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छत्तीसगढ़ में शिक्षकीय भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। स्कूल शिक्षा विभाग ने 5000 शिक्षकीय पदों पर भर्ती के लिए प्रशासनिक सहमति का आदेश जारी किया है। लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव को शासन की मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। रायपुर में नकदी विस्थापन मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर राज्यपाल को पत्र लेकर प्रस्तावित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की है। कांग्रेस ने पत्र के माध्यम से नकदी क्षेत्र के 85 से अधिक प्रभावित परिवारों का मुद्दा उठाया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने विस्थापितों के किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं किया। कांग्रेस प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू की ओर से भेजे गए पत्र में 17 जुलाई को सौंपे गए ज्ञापन का भी उल्लेख किया गया है। नैनीताल की मॉल रोड को 1 अगस्त से नो हॉर्न जोन घोषित किए जाने का फैसला अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। क्षेत्रीय विधायक सरिता आर्य ने मौजूदा व्यवस्था पर पुनर्विचार की मांग करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि लोअर मॉल रोड पर चल रहे ट्रीटमेंट कार्य के कारण पूरा यातायात अपर मॉल रोड पर केंद्रित हो गया है। ऐसे में वाहनों और पैदल यात्रियों की बढ़ती आवाजाही से जाम और दुर्घटना लगातार बनी हुई है। विधायक ने जनहित और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल नो हॉर्न व्यवस्था में बदलाव की मांग की है। से भी शिकायतें करी और मैंने भी देखा कि मैं गाड़ी लेके रोज अक्सर माल रोड में गुजरती हूँ। स्वाभाविक है, आपको पता है कि हमारा लोअर माल रोड में इस समय काम चल रहा है और हमारे पास सिर्फ एक समय अपर माल रोड से ही हम लोग गाड़ियाँ भी और हमारे पर्यटक भी और हमारे स्थानीय लोग भी सभी उसी से अपना गाड़ियाँ भी चला रहे हैं और पैदल भी उसमें चल रहे हैं। तो मैंने भी ट्राई करा तो देखिए जो हमारे नए बच्चे हैं, कई लोग अपने फोनों का हेडफोन कान में लगा देते हैं तो सुनाई नहीं दे रहा है और सड़क एक ही है तो उसकी वजह से हमें परेशानी भी हो रही है। को लेकर भी नगरवासियों का ये आग्रह है कि जो नो हॉकिंग जोन है वो इफेक्टिव तब किया जाए जब मॉल लोअर मॉल में पर्याप्त सुधार हो जाए। तो उस दिशा में भी ट्रीटमेंट का काम या जो उसमें रेस्टोरेशन का काम है उसके लिए आवश्यक बजटरी प्रोविजन तो हो गए थे। अब मानसून सीजन भी चल रहा है तो उसमें जितने भी वर्किंग आवर्स मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने विपक्ष पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के पास जनता से जुड़े कोई ठोस मुद्दे नहीं है और वो केवल हंगामा करने की राजनीति कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले का जिक्र करते हुए मंत्री ने दावा किया है कि इस प्रकरण में 8 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। और दयाशंकर सिंह ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग राम और राम मंदिर की आस्था का सम्मान किए बिना भी इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। मंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होने के आसार हैं।
उत्तर प्रदेश में सदन का दूसरा दिन विधानसभा का और फिर हंगामे की भेंट चढ़ा और सदन की कार्रवाई रोक दी गई है। हमारे साथ मौजूद है जयशंकर सिंह जी। सर, फिर से जो है हंगामा हो गया सदन के अंदर। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जिस पर वो सार्थक चर्चा करे, उनके लिए अवसर है और वो ऐसे मुद्दों की बात करते हैं जिसका सदन से कोई संबंध नहीं है। और जहाँ तक ये राम मंदिर में चंदा चोरी की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी कब से राम भक्त हो गई? राम भक्तों पर गोली किसने चलवाई थी? माता सरजू जी के पानी को लाल राम भक्तों के खून से किसने किया था? और संसद में और राज्यसभा में, चाहे उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, ये लोग कभी इसको राम जन्मभूमि मानते थे? ये तो कहते थे कि बाबरी मस्जिद है। और 500 वर्षों के संघर्ष के बाद यदि मंदिर बना तो उस न मंदिर में कभी दर्शन करने गए और न कोई सहयोग किए। तो केवल एक विषय को लेकर के हंगामा करना, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, तो इस तरह से ये कार्य कर रहे हैं। फिर एक रिपोर्ट सबमिट की जा रही है उसके एसआईटी के अंदर, उसमें जो बताया जाए कि ज़्यादा लंबा घोटाला। देखिए, एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी की जांच पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई होगी। तो सदन में आखिर ये मुद्दा उठा क्यों रहे बार-बार? क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन है। मुद्दा विहीन है विपक्ष और इसलिए जो है ये मुद्दे उठा रहा है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सदन की कार्रवाई स्थगित करने से आम जनमानस की जो समस्याएं वो अधूरी रह जाती हैं। कैमरा लतीफ के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ।